प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। PIA और दीगर कई इदारों की तरह पाकिस्तान स्टील मिल्स भी एक ऐसा इदारा बन चुका है जो पाकिस्तान की मईशत पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है। पिछले 8-9 साल से ये नॉन फंक्शनल है और इसके अलावा एक ऐसा इदारा जो एक ज़माने में इसने बड़ा उरूज देखा, लेकिन पिछले 7-8 साल में, बल्कि पिछले 15 साल से पहले तो ये जवाल का शिकार रहा और उसके बाद तकरीबन ये बदी हो गया। हमने परसों PIA पर बात की थी। PIA पर बहुत तफसील से गुफ्तगू करते हुए हमारे जो प्रोग्राम के शुरका थे उन्होंने ये कहा था कि इसकी निजकारी के सिवा कोई हल नहीं बचा है। तो फिर हमारे जहन में ख्याल आया कि हम क्यों ना ज़रा स्टील मिल्स को भी देखें और इसके बारे में बात करें कि इसका मुस्तकबिल क्या है और कब तक इसको ऐसे ही पाकिस्तान की मईशत पर एक बोझ बना के रखा जा सकता है। तो पाकिस्तान स्टील मिल्स के उरूज व ज़वाल की एक मुख्तसर कहानी पहले मैं आपको सुना देता हूं और उसके बाद फिर हम इस पर गुफ्तगू करते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है इसका संग बुनियाद 1973 में रखा गया था। मिल ने पैदावारी अमल 1985 में शुरू किया और अरबों का मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। और मजीद यह कि स्टील मसनूआत की इंपोर्ट जो है इस पर खर्च होने वाले ज़र मुबादला की बचत भी होने लगी। माली साल 2007-8 में पाकिस्तान स्टील मिल्स 9.54 अरब रुपए का मुनाफा कमा रही थी 2007-8 तक। साल 2008-9 से पाकिस्तान स्टील मिल्स नुकसान में चली गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पहले बरस इस मिल को रिकॉर्ड 26.45 अरब का नुकसान हुआ। साल 2008 से 2014 तक इस दौरान पाकिस्तान स्टील मिल्स को इमदादी पैकेज की मद में 59 अरब रुपए की खती रकम दी गई। इसके बावजूद इसकी बहाली को मुमकिन नहीं बनाया जा सका। 2015 में पाकिस्तान स्टील मिल्स सुई सदर्न गैस कंपनी की 35 अरब के बिल्स की डिफॉल्टर हो गई। कंपनी ने गैस की फराहमी बंद कर दी, जिससे पाकिस्तान स्टील मिल्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। आज पाकिस्तान स्टील मिल्स की बंदिश को 8 बरस हो चुके हैं। इस अरसे में पाकिस्तान लगभग 18 अरब डॉलर्स स्टील मसनूआत की इंपोर्ट पर लगा चुका है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की मौजूदा मुलाजमीन की तादाद 3207 है, जिनकी माहाना तनख्वाह 10 करोड़ 40 लाख रुपए बनती है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को माली साल 2017-18 में 5.95 अरब, 2018-19 में 16.5 अरब, 2019-20 में 20.5 अरब, जबकि 2020-21 में 19.25 अरब का नुकसान हो चुका है। 30 जून 2022 में पाकिस्तान स्टील मिल्स के कुल नुकसानात की मालियत 206 अरब रुपए थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि अब इस स्टील मिल का मुस्तकबिल क्या है और इस से जुड़ी पाकिस्तान इकॉनमी जो सफ़र कर रही है या इसकी जो पाकिस्तान की मईशत पर यह बोझ बना हुआ है उससे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में डॉक्टर महमूद खालिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं पाइड, आपको सर वेलकम। और मलिक जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप चीफ एडवाइजर एंड फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स हैं। मलिक साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और मेजर रिटायर्ड अंजुम परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन। मेरे साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। मलिक जावेद इकबाल साहब, सबसे पहले सर, ये पाकिस्तान स्टील मिल का हाल ये अचानक हुआ कैसे था? मतलब एक ऐसी मिल जो अरबों रुपए कमा रही थी, फिर वो अचानक नुकसान में जाना शुरू हुई और फिर वो इस तरह से डिफॉल्ट कर गई कि अब उसके चलने का कोई इम्कान ही दिखाई नहीं देता। ये आखिर हुआ कैसे? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मौका दिया। देखिए, इस तरह है कि 2007-8 में इंटरनेशनली बहुत बड़ा स्टील का बुरहान आया था और उस टाइम कोई जो स्टील की प्राइसेस थी वो इंटरनेशनली $700 से कम होके $200 पे आ गई थी। तो ये उस वक्त स्टील मिल जो है, चूंकि सरकारी इदारा था तो इनके पास बहुत स्टॉक्स पड़े हुए थे, तो ये शो नहीं थे हम बेचें ना बेचें। तो फिर इनको जो वो स्टॉक्स था उसके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत बड़ा लॉस हुआ था और उस लॉस से फिर ये उठ नहीं सके। यानी उस टाइम दुनिया में हर स्टील मिल ने लॉस किया था, लेकिन हमारी स्टील मिल ने डिसीजन मेकिंग में बहुत डिले किया। यानी कि जब प्राइसेस गिर रही थी तो उसकी सेल नहीं की और बिल जब प्राइसेस बॉटम हो गई फिर उन्होंने सेल की, तो उससे जो था बहुत बड़ा लॉस उनका बुक हो गया और उसके बाद फिर उसको संभाल नहीं सके, वो इतना बड़ा लॉस था। तो उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स ये हुआ कि फिर वो कोशिश तो करते रहे उसको कवर करने की, लेकिन वो लॉसेस आस्ता आस्ता बढ़ते। जी सर, सही है। तो मलिक साहब, मगर आप कह रहे हैं कि फैसला करने में ताखीर हुई, क्या फैसला वक्त पर होना चाहिए था? सर, प्राइसेस जब गिरती है ना तो ये होता है कि आप फौरन माल को बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आपके पास इन्वेंट्री स्टील मिल की जो कैपेसिटी है वो 1.1 मिलियन टन है
और अगर उस टाइम स्टील मिल के पास स्टॉक्स में 500,000 पड़ा हुआ है और स्टील मिल प्राइसेस गिर रही हैं और वो वेट कर रहे हैं कि शायद बेहतर हो जाए, या गवर्नमेंट इदारे में लोग डरते हैं कि बाद में पूछ होगी आपने क्यों सस्ता माल दिया, तो वो इंतजार करते रहे और मार्केट गिरती रही, और बिल्कुल जब मार्केट बॉटम हो गई फिर उन्होंने मालों को बेचा, तो एक बहुत बड़ा लॉस उन्होंने बुक किया, तो वो फिर लॉस उनके लिए दर्द सर बन गया, उससे वो रिकवरी नहीं कर सके, और फिर उसके बाद उसको कोशिश की बेचने की। महज उस टाइम 22 अरब की ऑफर हुई थी, तो लेकिन नहीं बिका, बस वो भी एक कहानी है कि क्यों नहीं बिक सकी। जी सर। अच्छा, चलें ये कहानी आगे चल के सुनते हैं कि क्यों नहीं बिक सकी। लेकिन मेजर अंजुम साहब, अब ये जब ये लॉस में जाना शुरू हुआ तो दुनिया भर की जो मिल्स होंगी, जैसा कि अभी मलिक साहब कह भी रहे हैं, उन्होंने सब ने सफ़र किया होगा, लेकिन उस बहरान से फिर बाकी मिल्स निकली भी होंगी, उन्होंने रिवाइव भी कर लिया होगा। लेकिन क्या हुआ आपके ख्याल में कि हमारी स्टील मिल जो है वो जब फिर मनफी में गई तो फिर वो उस गड्ढे में गिरती चली गई और उठ नहीं सकी? क्या हुआ इसमें? जी बहुत शुक्रिया आपका। कि जब ये इसका लॉस इसने किया, सॉरी जी जी सर, मेजर अंजुम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी प्लीज। अच्छा जी देखिए, ये जावेद भाई ने बिल्कुल ठीक बताया है कि 2007-8 में और ऑनवर्ड 9 तक भी ये एक इंटरनेशनल रिसेशन था। सबसे पहली बात जो है ना, जो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का काम क्या है जी, ये कि बिजनेस करना। ये गवर्नमेंट्स का काम नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर का काम है काम करना। उनको बेहतर डिसीजन मेकिंग आती है बिजनेस की, कि बिजनेस जब लॉस में जा रहा होता है तो लॉस मिनिमाइज कैसे करना है। उनको पता होता है कि जब बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है। गवर्नमेंट के जो हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बाबू हैं या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका बिजनेस में एक टेडी पैसे की क्या कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनसे आप पॉलिसी बनवाएं और पॉलिसी के ऊपर बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे, पॉलिसी बनाएं और उसको फिर इंप्लीमेंट करें। लेट द बिजनेस कम्युनिटी रन द बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। गवर्नमेंट का क्या काम है जी? ये सारा जो फेलियर हुआ है ना जी, जिसमें जावेद भाई ने बताया है जी, ये आप देखिए ये गवर्नमेंट की बेहिसी है। देखें, अगर यही लॉस जब हो रहा था, जो बहुत ज्यादा बुक हुआ, जब डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी ABCD इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा कि जिसके पास पैसे खत्म हो गए थे। यही अगर अपने माल को, अपने जो फिनिश प्रोडक्ट था उसको ये होल्ड कर लेती। गवर्नमेंट ने जहाँ पे 22 अरब रुपया दिया था, तो एक गवर्नमेंट के लिए, एक मुल्क के लिए 22 की जगह पे 44 बिलियन की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो क्या करते, आहिस्ता आहिस्ता जब जो लोकल माल उसको मिल रहा था, इंटरनेशनल माल ले रहे थे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वो उतनी ही कम होती। जब कम होती तो अपनी मिल को वो चला सकते थे, स्टॉक एज इट इज पड़ा रहने देते, और जब थोड़ा बेहतर होता तो लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता उसको बेचते। हमने किया है, मेरी अपनी इंडस्ट्री इस लॉस में थी, जो बिल्कुल जावेद भाई ने बताया, 10 से 12 हज़ार रुपया पर टन लॉस हमने किया। लेकिन हमने क्या किया, हमने थोड़ा थोड़ा होल्ड किया, और जो उस वक्त लोकल अवेलेबिलिटी थी हमें स्क्रैप की, वो जिस तरह लोकल अवेलेबिलिटी थी उसी की उतनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, तो वो उससे हम लॉस से बच जाते थे। हमने क्या किया, 3, 4, 5 महीने वेट करते करते आहिस्ता आहिस्ता करते हुए, जहाँ 12,000 रुपये टन का लॉस था, हम उसको 4,000 रुपये टन पे ले आए। तो अब देखिए 8,000 रुपये की बचत हुई है। तो ये अगर बिजनेसमैन कर सकता है, तो गवर्नमेंट जो रन कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे वहाँ पे स्टील मिल को रन कर रहे हैं, क्या उनके पास शऊर नहीं था? क्या उनके पास शऊर नहीं है? क्या आप समझते हैं कि स्टील मिल पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल नहीं है कि हम स्टील मिल को चला सकें? है, लेकिन सवाल ये है, हम बेसिकली बदनीयत हैं, हम चलाना नहीं चाहते, हम सिर्फ अपने पेट भरना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। 92-3-4 में ये जनरल सभी कमरुज़्ज़मान को एज ए चेयरमैन लगाया गया, POF वाह से लेके उनको पाकिस्तान स्टील मिल हवाले की गई। आप देखिए वो टेन्योर उठा ले, 2 साल के टेन्योर में स्टील मिल ने 2 बोनस दिए अपने वर्कर्स को, और जब हमें फर्दर एक्सटेंशन नहीं दी गई तो 7 बिलियन प्रॉफिट था स्टील मिल के अकाउंट में। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 92, 3 और 4, और एक लेबर को हमने ले ऑफ नहीं किया। सही। देखिए नीयत होनी चाहिए। उसमें मसला क्या था, चेयरमैन जो थे जनरल सभी कमरुज़्ज़मान, उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी
साइड। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिकॉज आई वॉज देयर एट दैट मोमेंट, मैं वहाँ पे सर्व कर रहा था। आप यकीन कीजिए, प्रेसिडेंट गुलाम इसाक खान, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एंड दी देन जो आर्मी चीफ थे जनरल आसिफ नवाज, तीनों में से किसी एक की इंटरफेस नहीं होती थी स्टील मिल के फेस में, और जो चेयरमैन थे वो इंडिपेंडेंट थे। अब यही बात आप ले लें, मैं गवर्नमेंट के हक में नहीं हूँ, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है इंडस्ट्री चलाना, बिजनेस करना, ये प्राइवेट लोगों का काम है। अब देखिए कर्जा चढ़ता गया। अब यही अगर जो कर्जा चढ़ता गया, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि ये जो कर्जा अभी जो ट्रिलियंस में स्टील मिल के ऊपर आ गया है, किसका फॉल्ट है? इज इट माई फॉल्ट? इज इट योर फॉल्ट? इज इट जावेद साहब फॉल्ट? और जो तीसरे भाई हैं, आई एम सॉरी आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, क्या उनका फॉल्ट है? और नहीं भाई, ये फॉल्ट है डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर्स का, डिसीजन मेकर्स का। मेरी नजर में दे आर एट फॉल्ट, जो डिसीजन मेकर्स हैं दे आर एट फॉल्ट, दे शुड बी मेड अकाउंटेबल रुथलेसली। ये पब्लिक एक्सचेकर को, मेरे टैक्सों को, हम जो 4, 5, 6, 10 यहाँ बैठे हैं, ये हमारे जो टैक्सेस हैं उनके साथ खिलवाड़ किया गया है। इनसे पूछा जाए कि भाई आपने क्यों इसको उस वक्त 10 साल पहले क्यों नहीं बंद किया? इसको अभी आप पे ऑफ करेंगे ना जी, तो आप यकीन कीजिए मेरी नज़र में बड़ी कम से कम वैल्यू अगर मैं लगाऊं ना, तो कम से कम 2000 से 2500 बिलियन रुपीस की इसके एसेट्स हैं आज स्टील मिल के। जी, तजावीज़ पर आते हैं जी, सही है। लेकिन अभी तक मेजर साहब और मलिक साहब की जो बातें थी उससे 2-3 चीज़ें इस्टेब्लिश हुई हैं। एक तो ये कि इस बहरान से उस वक्त बेहतर डिसीजन मेकिंग से बचा जा सकता था, नहीं बचा गया, बेचा जा सकता था, नहीं बेचा गया, और फिर ये कि इसमें जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं और अदालत है वो भी हर्डल बनती रही है। तो इस पर अभी डॉक्टर साहब, ये जो हमने एक पूरी हिस्ट्री एक गो थ्रू की है, जी। बुनियादी तौर पर ये आप भी एक तरह से वही काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, ये क्यों होता है? यानी सही फैसला सही वक्त पर क्यों नहीं किया गया होगा? इसमें आपकी राय क्या है? देखिए, जो गवर्नमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट को फैसिलिटेट करना। जिस तरह अभी पहले मलिक साहब ने भी कहा कि इट्स नॉट द जॉब ऑफ द गवर्नमेंट टू डू बिजनेस बाय इटसेल्फ, लेकिन जब मार्केट के अंदर वो कैपेसिटी ना हो तो एट टाइम्स गवर्नमेंट को वो काम करना भी पड़ता है। और जैसे अभी ये कहा भी क्या कि इन द इनिशियल टाइम्स ये बेसिकली बैक बर्नर था हमारी ओवरऑल स्टील इंडस्ट्री का, क्योंकि ये वो इंडस्ट्री है जो बहुत सारे इकोनॉमिक सेक्टर्स को आगे जाके सपोर्ट भी करती है। लेकिन ओवर टाइम जो एक नॉर्मल बिजनेस का कॉन्सेप्ट है उसमें बैलेंस शीट्स देखी जाती हैं, हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को मैच करना होता है, हमने अपने फाइनेंसेस को अरेंज करना होता है, इन्वेंट्रीज डेवलप करनी होती हैं। बट व्हेन इट वाज रन जिस तरह गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं तो फिर वहाँ पे बॉटलनेक्स आ जाता है। आई टोटली एग्री जो इन्होंने कहा कि उसमें जो एक अब हमारे पास अभी पिक्चर है, एसेट्स हैवी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन क्योंकि वो वाले एसेट्स हैं कि जो प्रोडक्टिव नहीं है तो दे डू नॉट मैच विद आवर प्रॉफिटेबिलिटी। तो हमारे पास बहुत बड़ी एसेट उसकी है साइड, लेकिन उसकी कन्वर्जन नहीं है इन टर्म्स ऑफ सम आउटपुट। और इसकी जो मेजर रीजंस हैं, और वो तमाम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के साथ है, मतलब पाकिस्तान स्टील इज़ नॉट स्पेसिफिक, उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी है, इनकी जो मैनेजमेंट है, और स्पेशली अगर आप उनके बोर्ड्स का स्ट्रक्चर देखें कि उसमें डिसीजन मेकर्स कौन हैं और कितने उसमें प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से उनके चीफ को जो उनसे हायर किया जाता है, ये वो सब हर्डल्स हैं कि जिसकी वजह से हम आज इस स्टेज पे हैं। जो हमें डिसीजंस लेने थे इन टर्म्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो उसका एक ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर डेवलप करना था, वो नहीं था। एक जो चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँगा, और जो पहले भी थोड़ी सी डिस्कशन में भी आई, कि ओवरऑल जब हम पाकिस्तान स्टील की जो कैपेसिटी देखते हैं और उसके हिसाब से उसकी जो डाउनफॉल देखते हैं, उसकी एक रीज़न ये भी था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई थी जो इसको इफ़ेक्ट कर रही थी। जैसे मिसाल के तौर पर हमारा चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एंड चाइना इज़ बेसिकली द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द स्टील ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। फिर इसी तरीके से हमारा जो मुख्तलिफ ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो आपके CKD के बेसिस पे आपके जो स्टील बेस्ड पार्ट्स आ रहे थे, उसकी वजह से भी डिमांड कम हो जाती है। तो हमने बेसिकली पाकिस्तान स्टील मिल का जो डाउनफॉल देखा है, उसका जो प्राइम रीज़न है, जैसे पहले भी कहा गया, कि उस तरह की कॉम्पिटेंट वहाँ पे एक लीडरशिप नहीं थी कि जिसने राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लेना था। अनफॉर्चुनेटली इट वाज रन लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिस, एंड दैट इज व्हाई इट हैज लेड। किसी ने इसको अपने सर पे नहीं लिया, और किसी ने सोचा कि बस ठीक है, अगर डाउन जा रहा है तो ये मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। लेकिन बिल्कुल अभी जैसे मेजर साहब कह रहे थे कि अगर जिसने पॉलिसी मेकिंग करनी थी और नहीं की, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको अकाउंटेबल होना चाहिए कि तुमने पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया। मलिक जावेद इकबाल साहब, आप कह रहे थे कि ये बिकने वाली थी,
लेकिन फिर नहीं बिक सकी, ये क्या हुआ था? यानी एक वक्त था कि जब हम मजीद नुकसान से बच सकते थे, फायदे में जा सकते थे। जी बिल्कुल ऐसा हुआ था कि इसका ना गवर्नमेंट ने ये प्लान किया था कि इसको हम बेच दें तो निजकारी में डाल दें। तो इसके लिए ना इंटरनेशनल बिड्स आई थी, मुझे याद है 3 बिड्स आई थी इसकी। तो उसमें ये हुआ था कि जो जब इसकी बिड एक्सेप्ट हो गई, मेरा 21-22 बिलियन रुपीस की थी, तो ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया था। तो ये इस पे सुओ मोटो एक जो था चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने इस पे एक्शन ले लिया और इसको कॉल कर लिया, इसको मतलब रोक दिया। और फिर ये किया कि अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि ये जो है ये मतलब उन्होंने इसको रोक दिया बेसिकली, आप समझ लें। तो ये निजकारी इसकी नहीं हो सकी, तो जो इसके इन्वेस्टर थे फिर वो चले गए। तो गवर्नमेंट की कोशिश थी उस जमाने में, मुशर्रफ साहब थे, शौकत अजीज साहब थे कि बिक जाए, तो लेकिन नहीं बिक सकी वो। फिर उसके बाद ये हुआ कि 2-3 साल और गुजर गए, फिर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की आ गई, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें मिलना शुरू होगी और फिर उन्होंने कहा कि इसको बेचा ना जाए, और मतलब उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। फिर वो लिंगर ऑन होता गया। तो अभी ये है कि 1 बिलियन to 1.3 बिलियन मैंने सुना है कि इसकी सैलरी एनुअली पे कर रही है गवर्नमेंट, और ये पोलिटिकली एक मतलब वाइट एलिफेंट बन गया है। इसको बेचना चाहें तो पोलिटिकल इशू आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, बस फिर वो फंस गई, गवर्नमेंट फंस गई है इसके अंदर कि कैसे निकले इसमें से, ये बात है। जी मलिक साहब, इस पर हर दौर में वैसे सियासत भी होती रही है। जो भी जमात अपोजिशन में रही है वो कहती थी कि हम इसको आकर चला कर दिखाएंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आते थे तो वो फिर कहते थे कि हम इसको बेचेंगे, और फिर उनको पुराने वादे याद दिलाए जाते थे कि आप तो कहते थे कि जब इसको चला के दिखाएंगे। खुद असद उमर साहब ने भी यही किया था, उन्होंने पहले वो कहते हम चला के दिखाएंगे, लेकिन हुकूमत में आए, फिर उन्होंने इसकी निजकारी की बात की, फिर उस पर बहुत ज़्यादा रद्दअमल भी आया। तो इस पर ये सियासत की नज़र भी ये इशू होता रहा है। देखें अब इसके ऊपर इतने बड़े लोन्स हैं कि देखें इसके ऊपर 200 बिलियन की लायबिलिटी खड़ी है, और जो पब्लिक जिस तरह सदर्न गैस है उसका 35 बिलियन है। तो कैसे चला सकते हैं इसको? इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। अगर आप बेचेंगे तो ये कितने की बिकेगी? अगर आप इसका लैंड सारा निकाल दें और इसकी प्लांट मशीनरी को अगर बेचना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी महंगी बिकेगी कि आप इसके 200 बिलियन के लायबिलिटीज भी पे कर सके। या तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि इसको बेच दे और जो इसकी लायबिलिटीज है वो गवर्नमेंट खुद उठा ले, ताकि एक दफा से जो इस पर एक्सपेंस है वो खत्म हो जाए। तो जो नया बंदा आए उससे गवर्नमेंट जो है एक पूरा प्लान ले ले कि वो इस पे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट करे, इसको मॉडर्नाइज करे, और इसमें ऐसी चीजें बनाई जाए जिस तरह ये पहले बनाती थी फ्लेयर प्रोडक्ट्स, तो ऐसे ही इसमें चीजें बने स्टील की जो एक्सपोर्ट हों। ऐसे भी कराची में है ये, और इसकी किट वहाँ पे किटी भी है, तो ये बड़ी आसानी से, जटी भी है इसकी, बड़ी आसानी से ये एक्सपोर्ट कर सकती है। तो अगर इसको इस लाइंस पे बेचा जाए कि बंदा आके इन्वेस्टमेंट करे और एक्सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी डील हो सकती है। ये इसका ऑप्शन है। सही है, लेकिन अभी मेरे साहब आप शायद मुख्तलिफ बात कर रहे थे, अगर मैंने सही सुना, आप ये कह रहे थे कि इसके एसेट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि इसको बेचा जाए तो मतलब इसके अच्छे खासे एसेट्स हैं, जबकि 200 अरब रुपए की इसकी सिर्फ लायबिलिटीज़ हैं। तो क्या इसको कोई ख़रीदेगा तो ये एसेट्स इतने भी नहीं है कि 200 अरब रुपए की लायबिलिटीज़ पे कर सके और ज़ीरो से स्टार्ट कर सके? सर देखिए, इसका जो रकबा है ना वो 30 स्क्वायर किलोमीटर पे है पाकिस्तान स्टील का। आप इनकी जो रिहायशी कॉलोनी है, जो स्टील मिल की जो लिविंग एरियाज हैं, जो वर्कर्स के, डायरेक्टर्स के और जीएम्स के सारे जो कॉलोनी है, सिर्फ आप आज की उसकी कीमत लगाए ना वो 100 से 150 बिलियन की होगी। 100 से 150 बिलियन की होगी। स्टील मिल की जगह देखें कितनी है, आप इंटरनेशनल बिड तो करके देखें। हजूर हर चीज मुमकिन है, हर चीज मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ईमानदारी और नीयत का होना जरूरी है कि मैं पाकिस्तानी हूं, ये मेरा पाकिस्तान है, मेरा घर है, इसको मैंने बचाना है, इसको मैंने तरक्की की राह पे लेके जाना है। अब मुसीबत ये है कि जो हमारे इस करता धरता में शामिल होते हैं वो बदनीयत हैं, वो डरपोक हैं। हम यहाँ पे अल्लाह से नहीं डरते, बंदों से डरते हैं। कहने को हम मुसलमान हैं, कहने को हम ऑनेस्ट हैं, कहने को हम बड़े दिलेर हैं। हजूर ये अमानत है, अमानत है हमारे पास, कौमी विरसे अमानत हैं। उसको पाकिस्तान का एहसास नहीं होता, पाकिस्तान के अवाम का एहसास नहीं होता। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं,
क्या कभी किसी ने एहसास किया है स्टील मिल में कितने एम्प्लॉयज थे, कितना वो टैक्स पे करती थी, कितना वो फैमिलीज को लेके चल रही थी, रोजगार दे रही थी? ये था डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट जो अपस्ट्रीम में उनका मटेरियल आ रहा था बिलेट की शक्ल में, हार्ड रोल की शक्ल में, कोल्ड रोल की शक्ल में आ रहा था, उससे आगे लाखों की तादाद में इंडस्ट्री चल रही थी, लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो सेमी डायरेक्ट जो थे, अब मुझे बताइए, और जो बिलियंस ऑफ रुपीज का टैक्स आ रहा था, अब मुझे बताइए इसको रोकने का, इस नासूर को बढ़ने देने का कौन जिम्मेदार? अब जो मटेरियल स्टील मिल नहीं बना रही वो सारे का सारा इंपोर्ट हो रहा है। आपसे छोटा सा सवाल है, आप गवर्नमेंट से पूछें, वो जो इंपोर्ट में एक्सचेकर जा रहा है, डॉलर जा रहे हैं जी, वो किसकी गलती की वजह से जा रहे हैं? बजाय स्टील मिल को मॉडर्नाइज करने के, फर्स्ट जनरेशन से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन पे इसको इंप्रूव करने के, इसकी मशीनरी, इसकी प्रोडक्ट बढ़ाने के, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के, प्रोडक्शन बढ़ाने के, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। और मैं तो हैरान हूं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अदालत पूछने वाली नहीं है, कोई गवर्नमेंट पूछने वाली नहीं है। इतना जुल्म कर दिया इस मुल्क में। देखिए, अगर आज आपने अपने अदारों के साथ जो खरवाड़ किया है, जिम्मेदारों को कटहरे में नहीं लाएंगे तो बर्बादी हमारा मुकद्दर है। आपने PIA देख ले, जहां पे एक जहाज पे एक सीट पे मिसाल के तौर पे 4 आदमियों की जरूरत है, वहां पे 14 रखे हुए हैं, तो तरक्की कैसे करेगी? इसके मुकाबले में प्राइवेट एयरलाइंस को देख लें, दुनिया में ये स्टील मिल्स चल रही हैं प्राइवेट। मैंने फिर आपको बात करता हूँ कि हम लोग जो हैं, जो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं, अब वो चला रहे हैं ना अपनी मिलें, नुकसान भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, चला रहे हैं ना, रोजगार मिल रहा है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर प्राइवेट एक बिजनेसमैन अपनी छोटी इंडस्ट्री चला सकता है, एक पूरी गवर्नमेंट जहाँ पे 80 मिनिस्टर होते हैं, जिसका जो बजट होता है वो ट्रिलियंस में, उससे भी ज्यादा होता है, क्या वो एक अदारा नहीं चला सकते? इसका मतलब है कि वो नालायक हैं, नहीं चला सकते, पॉलिसी मेकिंग ठीक नहीं है, वो नहीं चला सकते, छोड़ दें। तो फिर राइट डिसीजन लेके उसको बेचें, किसी का इंतजार ना करें, किसी से खौफ ना खाएं, उसको ओपन बिडिंग करें, दुनिया को लाएं, मीडिया को लाएं, लाइव दिखाएं, 2 दिन चलती है, 2 दिन लाइव करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो करप्शन करेगा पकड़ा जाएगा, करप्शन करने वाले साफ शफाफ तरीके से करें, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। और मेरी फिर मुद्दबाना गुजारिश है, जब तक इनका एहतसाब नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे के आपसे फिर आप आगे चलिएगा। जावेद साहब से पूछें, गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बना दी कि आपने ये टैक्स देना है, ये करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है, इस तरीके से आपको टैक्स एग्री। एक इलाके में आपने टैक्स हॉलीडे कर दिया, टैक्स रिलीफ दे दिया, एग्रीड, नो प्रॉब्लम, दे दे। ओ भाई, उस टैक्स रिलीफ का जो इम्पैक्ट है वो सेटल एरिया में नहीं आना चाहिए, वो जहां का रिलीफ है वहीं पे रहना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो गवर्नमेंट का काम है, पॉलिसी दे दी, पॉलिसी बिजनेसमैनों के साथ मिलकर बना ली, और बाबा इम्प्लीमेंट तो गवर्नमेंट ने करना है ना। अब एक चीज, फाटा में आपने टैक्स रिलीफ दिया हुआ है, एग्रीड, वो इस्लामाबाद में आके कैसे बिक रही है, लाहौर में कैसे बिक रही है वो मटेरियल, वो तो 10,000 रुपये सस्ता है, क्योंकि वो टैक्स नहीं पे कर रहा। तो उससे क्या होगा, उसमें आपकी अब जो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बैठ जाएगी। ये है काम गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट करती नहीं है। अब अपना काम करें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मेरे साहब कोई सुनवाई नहीं जी। अब हमने बुनियादी जो इसका मसला है वो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि हमारी इस बुनियादी गुफ्तगू की रोशनी में हम किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि हुकूमत को इसको चलाना चाहिए नीयत के साथ, या इसको बेचना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान के मफाद में है क्या? अगर बेचना है तो फौरी तौर पर अमल होना चाहिए उस पर, और अगर चलाना है तो फिर भी कोई पॉलिसी सामने आनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं है कि इसको चलाया जा सकता है, इसका बेचना ही हल दिखाई दे रहा है। लेकिन तमाम मेहमानों के सामने मैं ज़रा ये बात रखता हूँ, ये सवाल रखता हूँ कि इसकी निजकारी के अलावा कोई रास्ता है हमारे पास स्टील में इसकी निजकारी के अलावा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। हम पाकिस्तान स्टील मिल्स पे बात कर रहे हैं। इसको बेरहमी और बेदर्दी के साथ तबाह करने की दास्तान हमें सुनाई जा रही है। कहां कहां पर इसको बचाया जा सकता था, चलाया जा सकता था या बेहतर तरीके से बेचा जा सकता था, ये तमाम ऑप्शंस, तमाम मौके ज़ाय कर दिए गए हमारे पॉलिसी मेकर्स की तरफ से। अभी डॉक्टर महमूद खालिक साहब हमारे सामने ये बात तो आ गई कि माजी में क्या कुछ इसके साथ हुआ, लेकिन आज क्या करना चाहिए? अब क्या इसको कोई हुकूमत पूरी डिटर्मिनेशन के साथ कहे कि हम इसको चला के दिखाएंगे, या ये मुमकिन नहीं रहा और स्टील मिल्स को बेच देना ही पाकिस्तान और स्टील मिल्स दोनों के बेहतरी में है? देखिए, थोड़े से अब यहाँ पे डॉट्स कनेक्ट करते हैं। अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज प्रॉफिट मेकिंग से लॉस मेकिंग की तरफ कन्वर्ट हो जाता है तो ना सिर्फ और फिर साल रहता है तो ना सिर्फ हमें उनकी जो रिकरेंट लाइबिलिटी है उसको मैच्योर करना है, उसके अलावा जो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी हमें बेयर करनी है। गवर्नमेंट क्या करती है कि वो गारंटीज देती है जिनके अगेंस्ट यही जो इदारे हैं ये लोन्स भी प्रोक्योर करते हैं जी। तो इस वक्त गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट का प्रेशर है इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की तरफ से भी, जिसको हम क्वाज़ाई फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप IMF के प्रोग्राम के तहत देखें तो हमें अपनी जो फिस्कल सस्टेनेबिलिटी है उसको भी मैनेज करना है। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउटराइटली जो सा है वो आंसर्ड है कि हमें इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को ऑफलोड करना है और उसके बगैर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। सिर्फ अब जो क्वेश्चन रह जाता है कि हाउ शुड इट बी डन, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक मतलब है कि वापस पॉज लेके ये भी बताऊँगा कि ये सिर्फ पाकिस्तान स्टील मिल्स का इशू नहीं है। हमारे पास तकरीबन को 15 के करीब बड़े पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं जिन पे आपके प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं ग्रेजुअली, कि हमें इन सब के बारे में सोचना है। लेकिन हम सारों को एक ही तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान स्टील मिल्स एक डिफरेंट केस है एज कम्पेयर टू PIA, एज कम्पेयर टू रेलवे, और हमें इसकी डायनामिक्स को समझने की ज़रूरत है कि जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है इसकी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है वर्सेस जो इस वक्त प्राइवेट मार्केट डेवलप हो चुकी है और जो ये इकोनॉमी में इंटीग्रेट होता है वो कहाँ तक जाता है, और हमें उस हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाउ वी कैन ऑफलोड इट बेटर। जो एक बात तय है कि इसके जो एसेट्स हैं दे आर इनफ कि वो अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका लायबिलिटी पे, लेकिन इसका कतन ये मकसद नहीं है कि हम किसी भी सूरत ये समझ लें कि बस हम इसको अगर सेल ऑफ कर देंगे तो जो आने वाला है उसको वो उसी तरीके से लेके आगे भी जा सकता है। तो वी हैव टू डू इट केयरफुली। और जैसे पहले भी बताया गया कि वंस द एफर्ट वाज डन, लेकिन उस वक्त कोर्ट ने जिनसे डिसीजन लिया कि जी कि दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि उसके अंदर उनका जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि जी हमारे पास क्योंकि एसेट्स इतने ज़्यादा हैं तो मे बी इट इज़ द इशू ऑफ द इवैल्यूएशन से ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो ये समझने का है कि हम जो ये डिसइन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो कैसे कर सकते हैं, और क्या हम इस बिजनेस को आगे लेके चलना चाहते हैं इन स्टेटस को, या हमें पहले इसके बारे में सोचना है कि हम इसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन एक बात बार-बार ये कही जाती है कि हुकूमतों का काम जो है वो बिजनेस चलाना नहीं है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। देखिए, लेकिन गवर्नमेंट का ये भी काम नहीं है कि जो आपने पब्लिक एसेट्स अपने डेवलप किए हैं उनको थ्रो अवे प्राइसेस पे बेच दिया जाए। प्राइवेटाइजेशन कमीशन के नाम से एक पूरी एंटिटी मौजूद है जिसका ये प्राइमा फेसा जॉब था कि उसने हमें एक ब्लूप्रिंट देना था कि हमने पाकिस्तान स्टील मिल्स को कैसे प्राइवेटाइज करना है, PIA को कैसे ऑफलोड करना है, रेलवेज को कैसे बनाना है। ये तो पहली बात है ना कि जी अगर आपने बेचना है तो उसकी बिडिंग इतनी शफाफ होनी चाहिए कि जो माजी की गलतियां, माजी के दाग धुल जाएं, मतलब उसमें तो कोई गुंजाइश इस बात की ना रखिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो ये तरीका कार है ना कि अगर आपने एक स्टेप लेना है तो सबसे पहले सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या मुफाद होगा, और अगर पॉलिसी मेकर्स का मुफाद नहीं हो रहा, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हिस्ट्री रही है, पॉलिसी मेकर्स का मुफाद नहीं हो रहा तो उसको उस अमल को करते ही नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन इसमें अब हम अगर सोल्यूशन की तरफ आए हैं मलिक जावेद इकबाल साहब, तो आप क्या हल देखते हैं इसका, और आप क्या समझते हैं कि इसको बेच देना, इसकी निजकारी कर देना ही मसले का हल है और इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचा पाकिस्तान में? बिल्कुल, मैं समझता हूँ। देखिए, इसमें ना जो पाकिस्तान स्टील मिल के जो एसेट्स हैं ना वो दो किस्म के हैं। एक तो लैंड है, उसके पास कोई मेरा ख्याल है 17,000 एकड़ लैंड है उसके पास जिसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, और फिर उसके फिक्स एसेट्स हैं, प्लांट मशीनरी वगैरह है। तो गवर्नमेंट इसको ना ये कर सकती है कि जो प्लांट मशीनरी पोर्शन है उसको बेच दे, और जो उस पर लायबिलिटीज़ हैं वो खुद टेक ओवर करके उसको नेट करके जिसको भी बेचनी है इंटरनेशनली टेंडर करके, इसके लिए पहले रशिया से लोग आए थे, चाइना से आए थे, कुछ इंडिया वाले भी आए थे JV करके, तो जो भी आता है तो उसको ये जो प्राइस लगती है उस पर बेच दें और लैंड को बचा लें, वो अलग उनका एहसास बन जाएगा।
और मैं समझता हूँ कि मेन चीज़ इसमें है कि जो भी इन्वेस्टर आए उससे प्लान लें कि वो करेगा क्या, यानी इसमें यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, खाली लेने से काम नहीं चलेगा। इसको जो बंदा भी लेगा उसको इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इसकी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना पड़ेगा। वो सब चीज़ें गवर्नमेंट डिस्कस करके बिड ले तो फिर जो चीज़ बनेगी यहाँ पे वो मैं समझता हूँ, जिस तरह देखिए चाइना है या जापान है, वहाँ पे आयरन और इम्पोर्ट होके चीज़ें बना के बैठ जाती है ना। तो ये जगह हमारी ऐसी है कि बिल्कुल सी पोर्ट पे है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। तो इनको चाहिए कि ये इसको इस तरह बेचे कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमारा मॉडल बन जाए और ये चीज़ें एक्सपोर्ट करें, यहाँ पे जो इंपोर्ट होती हैं उसको सब्स्टिट्यूट करें। दोनों काम इसमें हो सकते हैं। इसकी कैपेसिटी को 1.1 को आप 3 मिलियन ले जा सकते हैं। अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है तो आप 10 मिलियन पे जा सकते हैं। ऑप्शन तो बहुत हैं, तो इसके लिए बंदा होमवर्क कर ले गवर्नमेंट अपना एक दफ़ा, तो फिर जो है इसको कड़वा गुड़ बढ़ के इसको बेच दे, तो फिर जो भी होना है देखी जाएगी। तो ये इसका तरीकाकार है मेरे ख्याल में। मगर साहब इसमें रुकावट क्या है? जब ये तो आप देखें बड़ी आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि हमारा इंपोर्ट बिल भी खत्म होगा, जो हमें हमारे डॉलर्स बाहर जाते हैं वो भी नहीं होंगे, बल्कि हम उल्टा इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, तो हमारे दोनों मसले हल होंगे इससे। तो इसमें रुकावट फिर क्या है? सर इसमें मेन सब पॉलिटिकल डिसीजन देखें ना, हमारे मुल्क में ये होता है कि आप कोई डिसीजन लेते हैं तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो कहती हैं जी उसमें फिर वो इश्यूज आ जाते हैं या कोर्ट्स आ जाती हैं। तो डिसीजन करना तो है आज कर लें, लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें जारी बात है जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो आ जाएंगे, वो कहेंगे जिसको ना करें हम मर जाएंगे। मतलब इस तरह के ना जो रेजिस्टेंस है ना वो इस तरह की है। एक पॉलिटिकल है कि आप सारी पार्टीज एग्री नहीं करती, जो है ब्लेम गेम में आ जाते हैं, काम खराब हो जाता है, तो फिर जो इन पावर होते हैं वो कहते हैं हम नहीं करते, फिर हम क्यों गंदे हों इसके लिए। ये मेन इशू। दूसरा एम्प्लॉयज़ है, अगर ये बैठ के ये फैसला हो जाए, एम्प्लॉयज़ को ऑन बोर्ड कर लिया जाए कि भाई आपको जॉब्स मिलते रहेंगे और गवर्नमेंट सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड ले लें, अल्लाह करे ऐसा वक्त आ जाए, तो कोई काम करना मुश्किल नहीं है। बस पॉलिटिक्स मार रही है मुल्क को और दूसरा जो एम्प्लॉयज़ है वो नहीं करने देते। यही हाल बाकी भी है, ये प्रॉब्लम है। सही है, बिल्कुल ठीक है। आपका क्या ख्याल है मेजर अंजुम साहब कि क्या हल बचा है इस हवाले से? हमारे पास क्या करना चाहिए? जी हल तो चंद एक हैं और बड़े आसान हल हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज़ जिनकी 20 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, 25 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, उनको रिटायर करें, गोल्डन हैंडशेक करें उनके साथ और उनको फारग करें। कोई इशू नहीं है। एक दफ़ा गवर्नमेंट अगर सीरियस है, अगर गवर्नमेंट चाहती है उनको फारग करें, इंटरनेशनल बिड लें, उनको बोलें कि जी ये स्टील मिल है, ये है सारा एरिया है, आप इसको मॉडर्नाइज करें, इसको आप ले आएँ, इसको 3rd जनरेशन पे ले आएँ, 4th जनरेशन पे ले आएँ, इसको चलाएँ, 1 मिलियन टन तक इसकी प्रोडक्शन लेके जाएँ, अपना पूरा प्लान गवर्नमेंट करे, गारंटीज ले उनसे दे, अपनी गारंटीज दे, इसको रन करें, नो प्रॉब्लम, ये रन हो सकती है। लायबिलिटीज को फिलहाल फिक्स कर दे, जो अपने लॉसेज है फिलहाल उसको फिक्स कर दे 1-2 साल के लिए, 3 साल के लिए। जब ये प्रोडक्शन में आएगी, प्रॉफिट आएगी, नेचुरली गवर्नमेंट उसकी शेयर होल्डर होगी, 50% गवर्नमेंट शेयर होल्डर हो जाए ना जी उसकी, और 50% जो प्रॉफिट आएगा वो गवर्नमेंट उसे ऐसा लायबिलिटी निकालती जाए। ये तो है एक हल, सादा सा हल है, डिटेल अभी नहीं डिस्कस की जा सकती टाइम की पॉसिटी की वजह से। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इमीडिएटली इसमें डिसीजन ले। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बना हुआ है, उनको सब पता है, दे हैव ईच एंड एवरीथिंग विद देम, हर डॉक्यूमेंट उनके पास है, पूरी डिटेल्स उनके पास है। उनको चाहिए ओपन इंटरनेशनल बिडिंग करें, लाइव करें और इसको ऑक्शन कर दें। आज भी गवर्नमेंट में विल हो ना, तो ये पाकिस्तान स्टील मिल 3 साल में अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है। ये अपने ही जो यंग लॉट है इनकी इंजीनियर्स की, ये 92 में किया गया था तजर्बा, 1100 रशियन इंजीनियर से 89 डेज के बाद उनको फारग कर दिया गया, सिर्फ 13 रह गए थे। और यंग लॉट जो थी पाकिस्तानी, जो मैनेजर थे, डिप्टी जनरल मैनेजर थे, दे टुक ओवर द प्लांट्स और वो 87% 97% पे प्रोडक्शन लेके गए थे। सर हम हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हमारी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के पास सारा कुछ मौजूद है, बट वी आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। ये पाकिस्तान स्टील मिल आज भी अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है 3 साल के अंदर, प्रोवाइडेड सख्त तरीन इकदाम किए जाएं, कोई इंटरफेरेंस ना हो, उनको फ्री हैंड दिया जाए चेयरमैन को। बिजनेस कम्युनिटी स्टील में जो इन्वॉल्व है उन तमाम को बैठा के उनसे मशवरा लिया जाए
क्योंकि वो स्टील मैटर्स को ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उनसे लेके प्राइम मिनिस्टर लेवल पे बात की जाए और इस मसले का हल निकाला जा सकता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे स्टील जो इंडस्ट्री है वो चल रही है, फ्लोरिश कर रही है, प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, तो हमारी पाकिस्तान स्टील मिल को क्या हो गया, किसने खा लिया कि ये नहीं चल सकती? सर, चल सकती है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही है मेयर साहब, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस वक्त कोई भी हुकूमत इतने पैसे इसके अंदर इन्वेस्ट करके इसको चलाने का इरादा रखती है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शायद इसकी निजकारी ही मसले का हल है, लेकिन उसमें हम अभी जो इस इकॉनमी को, पाकिस्तान की इकॉनमी को ये डिस्टर्ब कर रही है, और अगर इसकी निजकारी हो जाती है तो ये किस तरह से बेनिफिट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो डॉलर इंपोर्ट की मद में बाहर जा रहा है और एक्सपोर्ट ना होने की वजह से जो नुकसान हो रहा है। तो इन दोनों चीज़ों पर पाकिस्तानी इकॉनमी को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है एक सही फैसला, इस पर ज़रा बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, अभी सूरत हाल यह है कि हमारी स्टील इंडस्ट्री ना होने की वजह से हमारी जो स्टील की ज़रूरत है उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इंपोर्ट का पाकिस्तान का मसला इतना बड़ा है कि इंपोर्ट बिल इतना ज़्यादा हो गया है और हम इंपोर्ट बेस इकॉनमी में बन के रह गए हैं, जो पाकिस्तान की इकॉनमी की एक बहुत बड़ा एक मसला हमारे सामने उभर कर आया है। अब अगर हम इस इंडस्ट्री को चला लेते, स्टील मिल को चला लेते, तो एक तो हमारी वो इंपोर्ट बचती और दूसरा हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आज अगर चल जाए तो ये बेनिफिट ले सकते हैं, और इसकी वजह से बाकी इंडस्ट्रीज भी मुंसलिक हैं। यानी हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है, स्टील बहुत महंगा हो गया है। तो आप इसके जो 3-4 मुख्तलिफ पहलू हैं उसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी इकोनॉमी को इन टर्म ऑफ डॉलर्स एक्सपोर्ट से कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी जो इकॉनमी है बेसिकली सर्कुलर इकॉनमी होती है, हर चीज़ की एक पोजीशन है, और पाकिस्तान स्टील की ओवरऑल जो स्टील इंडस्ट्री में वैल्यू चेन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेन जो है वो सप्लाई लाइन का है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको यहाँ पर इस पॉइंट पे रिवाइव कर लेते हैं तो ना सिर्फ ये अपने लिए बेनिफिशरी है, बट कि अपस्ट्रीम जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं इसके साथ रिलेटेड, जैसे हाउसिंग है, ऑटो वाली साइड पे जो आपकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अलावा जो अपकमिंग जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे इवन डिफेंस के जो हमारी प्रोडक्शन है उसमें स्टील की बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जैसे अभी पहले भी बात की गई कि पाकिस्तान स्टील की जो बिल्ट इन कैपेसिटी है वो फ्लैट बेसिकली रोल्स बनाने की है, वो अभी भी हम उसमें बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है ओवरऑल कंट्री के लेवल पे। अभी जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं वो काफ़ी हद तक हमारी डोमेस्टिक डिमांड तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान स्टील प्रोड्यूस करके डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट में भी जा सकता है। इसमें जो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगा बेसिकली वो ये है कि मेरे ख्याल में अभी जो हमारे मेजर प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के, इफ़ दे कैन बेसिकली कम आउट एंड फॉर्म अ कंसोर्शियम, तो वो बेस्ट एक सोल्यूशन हो सकता है कि जिसमें वो इस प्रॉब्लम को, क्योंकि समझते भी हैं प्राइवेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री कि इफ़ वी कैन डेवलप अ कंसोर्शियम ऑफ द बिगर पावर तो अगेन गवर्नमेंट के पास है ना जी। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि देखें, जब तक हम इसको अगर लेट से बिडिंग के लिए ऑफर करते हैं, जितनी भी इंटरनेशनल आपकी जॉइंट वेंचर्स हैं या कोई FDI है जिसमें सोल प्रोप्राइटर भी आ सकते हैं, उनको यहाँ पर स्टैब्लिश होने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जितनी सपोर्ट की ज़रूरत है उसके मुकाबले में हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमें कोई ऐसा मिक्स या हाइब्रिड मॉडल डेवलप करने की ज़रूरत है कि जिसमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्लस विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि बेसिकली टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टमेंट हो, और वो इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो प्रोडक्शन के हवाले से डेवलप कर सके, तो फिर ये हमारे लिए एक वाइबल सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन जैसे यहाँ पे डिस्कस हुआ, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ डूइंग आवर होमवर्क, कि अगर हम एक अच्छा ब्लूप्रिंट बना लेते हैं इस चीज़ का, तो मेरे ख्याल में इवन उसको पॉलिटिकली भी सेल करना इतना को मुश्किल नहीं है। एंड फॉर्चुनेटली जैसे भी हमारे पास SIFC और इस किस्म के फोरम्स मौजूद हैं, तो दे आर ऑल विलिंग टू हेल्प। अगर हमारे पास कोई एक ऐसा अच्छा बिजनेस मॉडल आ जाता है कि इन विच वी कैन जनरेट नॉट जस्ट फॉर आवर ओन इकॉनमी, लेकिन हम अगर एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी डेवलप कर सकते हैं, तो दे आर ऑल देयर टू सपोर्ट अस। लेकिन एक अच्छा होमवर्क और उसमें फिर प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो कैपेसिटी है या उनकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको भी रिलाइन करने की ज़रूरत है कि हमें कैसे मूव करना है। सही है, बिल्कुल ठीक है। मलिक जावेद इकबाल साहब, क्या जो स्टील इंडस्ट्री के प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, क्या वो भी अपना रोल प्ले कर सकती हैं इस मसले के हल के लिए? देखिए, इसमें यह है कि इस तरह कर सकती है गवर्नमेंट
कि मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ये करे कि इसको इस तरह प्राइवेटाइज करे कि वो कहे जी कि 20% इसकी जो है प्राइस जो फिक्स करेंगे वो कोई जो है कंसोर्शियम या इन्वेस्टर दे दे और कंट्रोल ले ले। 80% तो गवर्नमेंट का ही रहेगा, 20%, 25%, 30%, वॉट एवर जहाँ गवर्नमेंट समझती है, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं नहीं समझता कि लोकली जनरेट हो सकती है। तो अगर परसेंटेज कम रख के कंट्रोल दिया जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो फिर इसके अंदर आके इसको टेक ओवर कर सकते हैं, इसको चला भी सकते हैं, मॉडर्नाइज कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी है कि गवर्नमेंट को फिर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। जो बंदा भी टेक ओवर करता है तो वो फिर बाकी जो उसका बोर्ड हो जो उसको रन करे उसमें फिर बंदे गवर्नमेंट के हों, सारा यानी कंट्रोल बहुत जरूरी है। पॉसिबल तो है, तो स्टार्ट में यही है, अगर लोकल बंदे आते हैं तो उन्हें कंट्रोल के साथ शेयर बेचें, 25% बेचें, 20-30 बेचें, ताकि कुछ तो ऑफलोड हो और फिर ये मॉडल हो सकता है। दूसरा फिर वही है कि इंटरनेशनल बिडिंग करें और फिर उसमें चाहे पाकिस्तानी आए या कोई बाहर के आए तो वो ले लें। देखें ये जो निजकारी है ना, ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हो रही ना। स्पेन में मैं गया हूँ, वहाँ पे जो सारी इंडस्ट्री जो है वो निजकारी हो चुकी है, जर्मनी में हो चुकी है, इंग्लैंड में हो चुकी है। तो ये स्टील जो है ना, ये चलाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इतनी फास्ट चाहिए होती है आपको कि जो गवर्नमेंट लेवल का बंदा एम्प्लॉय होता है वो डरता है कि यार ये मैंने कर लिया तो नुकसान हो गया। स्टील तो जो है ना, इसकी तो प्राइस खड़ी नहीं होती, ये तो हर वक्त हिलती रहती है। तो ये डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट करनी पड़ती है और वो ओनर ही कर सकता है, वो बंद गवर्नमेंट नहीं कर सकती डिसीजन मेकिंग, वो वही कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ बेहतर है तो मॉडल कोई भी अपना लें, या आप कोई भी इसमें मॉडल बना लें, बड़ा अच्छा है, 15% पे कर लें, 20 पे कर लें और गारंटीज ले लें, उनसे कुछ पैसे भी ले लें और उनको दे दें, चलाएं। ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जो कर लेंगे। लेकिन अगर आप सारी करना चाहें तो शायद इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोकली शायद ना जनरेट हो मेरे ख्याल में। आप ऐसे ही मॉडल की डॉक्टर साहब बात कर रहे थे। दिस इज टू स्टार्ट ऑफ विद, जैसे देखिए हम लोग ये समझते हैं कि अगर आप एक अपनी प्रोडक्ट जिसके बारे में एवरीबडी नोज के इज इन ट्रबल्स, तो अगर आप ऐसे उसको मार्केट में लेके जाएंगे तो इट विल नॉट फेच अ गुड प्राइस। और जैसे पहले कहा गया कि फिर उसमें पॉलिटिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं, जुडिशरी के भी कंसर्न्स आ जाते हैं। सही। तो थोड़ा सा हमें एक पॉज लेके एक प्रोडक्ट को उस लेवल तक लेके जाना चाहिए कि जहाँ पे हम इसकी डोमेस्टिक नीड को पहले समझ ये हम अगर एक और रूट पे तो नहीं डाल देंगे 8 साल के बाद हम जाके सोचें कि यार ये भी गलत हो गया, बेच ही दो तो बेहतर है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर को बेच दो तो बेहतर है। तो एक और तजुर्बा करने से बेहतर नहीं है कि फिर डायरेक्ट वही फैसला करें जो फायदे में ही है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आर डेफिनेटली दी ओनली ऑप्शन, लेकिन हमारे पास जो मॉडल्स हैं जैसे IPPs का केस है या इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें भी हमें बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस हैं। तो हमें ना सिर्फ आज का सोचना है, आज से 5-10 साल बाद की भी पोजीशन सोचनी कि वेयर वी विल लैंड एक्चुअली। तो उसमें हमें मिक्स मॉडल पे जाना पड़ेगा जहां पे हमारी डोमेस्टिक ओनरशिप अलोंग विद फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सही है। चलें अंजू प्रवेश आपकी इस पर राय लेते हैं। अंजू साहब, आपकी राय इस पर क्या है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा तो ये मसला हल हो सकता है? हमने देखा है कि पहले जो जिन इदारों की निजकारी हुई है, टेलीकॉम सेक्टर की निजकारी हुई है, वो पाकिस्तान में उसने फ्लरिश किया है और वो बहुत बेहतर हुआ है उसकी निस्बत, और अल्टीमेटली आवाम को भी फ़ायदा हुआ है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ है। तो और मैं एक सवाल साथ में मिला के आपसे कर लेता हूँ, फिर आप इसका जवाब दे दीजिएगा। और यह है कि पाकिस्तान में हमेशा जब भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई ये फैसला करने लगती है तो उसको अगेन ये लगता है कि अनपॉपुलर डिसीजन है, उसके वोट बैंक के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग जो हैं वो अपना एक रद्द-ए-अमल देंगे। आज एक निगरान हुकूमत बैठी हुई है जिसके पास पावर्स भी हैं, जिसके पास एक निजकारी का मिनिस्टर भी है। क्या आपके ख्याल में मुंतखब हुकूमतों की निस्बत आज ये फैसला करना इस हुकूमत के लिए निस्बतन आसान नहीं है? अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। जी, आपके दूसरे सवाल का जवाब पहले दे देता हूँ। बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है कि ऐसे ही होना चाहिए और ये निगरान जो केयर टेकर हैं ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो तो हमारे वोटों से आती हैं, उनको तो ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, उनके ऊपर तो ट्रस्ट ज़्यादा होना चाहिए कि वो अवाम की जो भी काम करेंगी अवाम की फलाह व बहबूद के लिए करेंगी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए करेंगी। बिल्कुल ये मॉडल हो सकते हैं। मैं इसमें ऐड करूंगा इंटरनेशनल बिडर आए, उनके साथ जो पाकिस्तानी जावेद साहब मलिक साहब ने जो बात की है कि लोकल कंसोर्शियम बन जाए, जो हमारे बड़े स्टील में अपना मैन्युफैक्चरर हैं, स्टील इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, 10, 15, 20, 25, 50 मिल के ये 40-50 बिलियन रुपीस ये इकट्ठा कर सकते हैं।
गवर्नमेंट इनका साथ दे। देखिए, अगर आप किसी भी बोर्ड में, ये मैं आपको आज मेरी अपनी फीलिंग है, किसी भी बोर्ड में आप गवर्नमेंट का अमल दखल रखेंगे बोर्ड में, यकीन कीजिए वो दायरा नहीं चलेगा। क्यों? प्राइवेट बिजनेसमैन जो होता है वो रिस्क ले जाता है, वो खेल जाता है, वो डरता नहीं है, वो खौफ नहीं खाता, नफे नुकसान को नहीं देखता, वो राइट टाइम पे राइट सीन हो गया, ठीक है, नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, वो कहता है लॉस आएगा, मैं यार इसको बेयर कर लूंगा, अगले हो सकता है हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद मार्केट ठीक हो जाएगी, आई विल रिकवर इट, आई विल रिकवर इट। सर, जो हमारा ब्यूरोक्रेट है उसकी ये ट्रेनिंग ही नहीं है। खुदा के लिए ब्यूरोक्रेट्स को निकालें इन चीजों से बाहर। दे आर नॉट दी बिजनेस ओरिएंटेड पीपल, दे आर पॉलिसी मेकर्स। वो भी बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बनाएं पॉलिसी, जिस तरह मैं पहले भी सेगमेंट्स में आपके अर्ज कर चुका हूं, उन चीजों को इंप्लीमेंट करें बस, और बिजनेस रन करे बिजनेस कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर। अगर आप यही, मेरी एक और सजेशन है आपको यहाँ पे, पाकिस्तान स्टील मिल के लिए जो पाकिस्तान स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन है जी, जो लार्ज मैन्युफैक्चरर्स हैं, इन तमाम बड़ों को 20, 30, 25, 50 बड़ों को बुला लें, इनको इकट्ठा कर लें, इनको एक ग्रुप बना दें जी, इनको बोलें कि विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ये इंटरनेशनल बिडर्स के साथ नेगोशिएट करें। सही, इंशाल्लाह बेहतर सोल्यूशन आ जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी से बाहर निकल आएगी और प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी। सही है, ये मेरी सजेशन। बिल्कुल सही है। मल्टीपल आपने जी सही है, बहुत सारी तजावीज़ आपने दी, आपने भी तजावीज़ दी, मलिक जावेद इकबाल साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी तजावीज़ दी हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के अलावा कोई हल बचा नहीं है। और मिसालें हमें दी गई हैं कि स्पेन आप चले जाएं, जर्मनी जाएं, फ्रांस जाएं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने इस तरह के इदारों को बेचा है, उनकी निजकारी की है, प्राइवेटाइजेशन के बाद उन्होंने फ्लरिश किया है और अपने मुल्कों की इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये जो एक लायबिलिटी बन चुका है पाकिस्तान के ऊपर, ये इदारा PIA पर हमने परसों बात की, आज हम इस पर बात कर रहे हैं, ये इदारे पाकिस्तान पर एक लायबिलिटी बन चुके हैं। और अगर इनकी प्राइवेटाइजेशन के बाद ये पाकिस्तान की इकॉनमी में कॉन्ट्रीब्यूट करने लगते हैं और डॉलर और एक्सपोर्ट करके डॉलर पाकिस्तान को मिलने लग जाते हैं और इंपोर्ट उससे ख़त्म होती है या कम हो जाती है, तो इससे तो हर हाल में पाकिस्तान का फ़ायदा ही है। तो न जाने इसका ये फैसला अभी तक क्यों नहीं किया गया। बहरहाल आज इसकी ज़रूरत है कि इस पर सर जोड़ के हुकूमत बैठे और इस पर जो है वो फैसला करे, तभी ये मसला हल हो सकता है। तमाम मेहमानों का शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।